Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, Good morning, ma'am. all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Okay, students, good morning, all of you. Let us continue the lesson. Let us proceed Good further. morning, ma'am. Yes, beta. If you have any problem, then ask first. Then we shall proceed further. Okay? कुछ दिक्कत है बेटा? यदि कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है? ये सारा पढ़ लिए हम लोग, है ना? We have studied all these topics in the lesson 4th agriculture. First was 2 types of farming are there. First subsistence farming and another commercial. In subsistence farming 2 types is here. One is primitive, another is intensive. And in commercial farming there is plantation also. We have also discussed that different type of crops are grown for market use. Those type of agriculture come in the commercial farming, जिसको कि हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं बल्कि हम बाजार के लिए यानी कि वाणिज्य के लिए खरीद फरोख्त के लिए जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, उगाते हैं, उसे हम कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं. हाँ बेटा बोलिए, रविशंकर जी कहिए, बोलो. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मैम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि जहाँ पे लैंड जो है वो कम होते हैं, छोटे होते हैं. ठीक है? प्लॉट्स आर स्मॉल इन साइज and the holdings are small, but there are more people who are working on that land. ज्यादा लोग रहते हैं उस जमीन पर खेती करने के लिए, इसीलिए वहां पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है लैंड पर. और प्रेशर ज्यादा हो जाता है यानी कि कम ही जमीन से हमें ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर लेने हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कर लेना है, ताकि हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं या जितने भी लोग उस पर्टिकुलर प्लॉट पे डिपेंड है, सबके जो भी नीड्स है उनको फुलफिल कर लिया जाए. तो इसके लिए क्या है कि हर तरह का प्रयास किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा मैन्योर का, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को ज्यादा करने की कोशिश की जाती है. जब लैंड पर प्रेशर होता है तो उसको हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं. यहाँ भी फार्मिंग करने का मुख्य उद्देश्य यही है, हाँ, कि अपने जीविका चलाने के लिए ही होता है, ये मार्केट के लिए नहीं है. हाँ बेटा बोलिए. मैम. बोलो. मैम का आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रही? तुम्हारे पास नहीं आ रही क्योंकि तुम्हारा आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रहा है. तुम्हारी आवाज भी बहुत डिस्टर्ब आ रही है. बाकी सब बच्चों के पास तो आवाज जा रही है. तुम्हारे पास जो इंटरनेट कनेक्शन है तुम्हारा शायद नेटवर्क सही नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही है. बाकी तो दिक्कत नहीं है कहीं, सब जगह सर लोग भी उधर से चेक कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है, ऑल इज वेल. चेक कर लो क्या दिक्कत है तुम्हारे पास, तो उसको सुधार लो. हाँ बेटा बोलो. इंटेंसिव फार्मिंग में बायोकेमिकल. हाँ, सब तरह के फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं. बायोकेमिकल मतलब क्या है? जैविक फर्टिलाइजर्स. हाँ, तो वो सब यूज कर लेते हैं. मैंने कहने का मतलब ये है कि कमर्शियल में भी करते हैं ना. हाँ, कॉमर्शियल में तो हर चीज यूज कर लेते हैं, जितने मशीन्स हैं, जितने भी मैंने न्यू इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर चीज यूज कर लिया जाता है, ताकि उसमें पैसा बहुत लगाया जाता है
ताकि उससे आमदनी भी ज्यादा हो, क्योंकि वो मार्केट के प्रोडक्शन के लिए। मेन चीज वहां ध्यान रखना है कि कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जो लोग भी वहां काम करने वाले हैं उन्हें अच्छा मुनाफा हो सके। मान लो ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं रहेगा तो जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा 2-3 दिन के लिए, और यदि वो डिस्ट्रॉय होने वाला है तो खराब हो जाएगा। हाँ बेटा बोलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? Okay, let us proceed further. Today we have to start the cropping pattern. Okay students, open your book, page number 33. Here one map is also given on your page number 37. See on that map also, here major area and minor area are shown. About which crop? Rice. राइस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा। ये किसका है जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, खरखर खरखर की आवाज आ रही है? म्यूट कर लो तुम लोग सब, अपने आप को म्यूट कर लो, क्योंकि अभी तो जरूरत नहीं है बोलने की, अभी हमको पढ़ाना ही है, आपको सुनना है केवल। जब कोई क्वेश्चन करना होगा तब अपने आप को अनम्यूट करना, ओके? वरना यहाँ से म्यूट कर देंगे तो फिर दिक्कत होगी तुम्हें, ठीक है? सब लोग अभी म्यूट कर लो अपने आप को ताकि पढ़ा दें, उसके बाद फिर दिक्कत होगी तो फिर लास्ट में भी हम पूछेंगे तुम लोगों को। सब लोग अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर लेना और फिर जो भी दिक्कत होगी उसको सॉल्व किया जाएगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जाएंगे, ओके? तो चलिए क्रॉपिंग पैटर्न को देखते हैं। लेट अस सी द क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मींस किस तरह की फसल उगाए जाते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? हमारे यहाँ 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न है, 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं। एक है रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा है जायद। अब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, और फिर हमें ये भी देखना है कि हमारे देश में मेजर क्रॉप्स कौन से हैं। तो शॉर्टकट में पढ़े तो बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा, लेकिन इसको देखा जाए डिटेल में क्या है क्रॉपिंग पैटर्न में और इसको हम फिर कैसे सॉल्व करेंगे। Okay, let us start. You have studied the physical diversities and plurality of cultures in India. हम लोगों ने सिविक्स में पढ़ा, सिविक्स में पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ा? बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, जिसके वजह से हमारे स्टेट्स, जो हम लोगों ने रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था, स्टेट्स को हमने अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया। फिर यहाँ पे हम लोगों को वो उसी चीज को याद दिलाने के लिए कहा जा रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा, यू हैव स्टडीड, कि फिजिकल डाइवर्सिटी भी हमारे यहाँ बहुत है। कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेटूज हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं कोस्टल एरियाज है, कहीं आइलैंड है। तो हर जगह का जब फिजिकल डाइवर्सिटी होगा तो वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न भी डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग होंगे, वहां पे रेनफॉल का जो प्रिसिपिटेशन का जो परसेंटेज होगा वो भी डिफर करेगा। तो इन सब की वजह से वहां पे क्रॉप्स भी डिफरेंट टाइप के होंगे। तो जैसे जैसे लोगों के रहन सहन है, उनकी रहन सहन भी, कल्चर्स भी वहां के क्रॉपिंग पैटर्न से बहुत ज्यादा जुड़ी रहती है। उनके व्रत त्योहार, जो भी वो लोग अपने संस्कृतियों को निभाते हैं, जो भी कस्टम्स रीति रिवाज अपनाते हैं, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। These are also reflected in agricultural practices and cropping patterns in the country. और ये सारी चीजें हमें उनके खेती करने के रूप में भी दिखाई देता है। कैसे कैसे तरह की खेती, जैसे हम लोग देखते हैं कि बैसाखी है, तो बैसाखी क्या है? ये हार्वेस्ट का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है पंजाब में, क्योंकि उस समय वहीं पर फसल कटती है। हमारे यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में हम लोग होली में मनाते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ उन लोगों से पहले थोड़ी कट जाती है। उसी तरीके से हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में हम लोगों का छठ हो जाता है, धान की जब कटाई होती है। तो डिफरेंट टाइप के हमारे जो त्योहार भी हैं, फेस्टिवल्स भी हैं, दे आर ऑल्सो डिपेंड ऑन आवर कस्टम्स, एंड ऑल दिस कस्टम्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ये हमारे कृषि के तौर तरीकों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। Various types of food and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc. स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे यहाँ पूछते मैडम ये कॉन्डिमेंट्स क्या हैं?
तो यहाँ स्पाइसेस का मतलब मसाला है, और कॉन्डिमेंट्स को भी बहुत सारे लोग मसाले में ले लेते हैं, दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए कि जो कॉन्डिमेंट्स हैं उन्हें हम जस्ट खाने के टाइम यूज करते हैं। जैसे दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर मील। जब हम भोजन लेते हैं तो जैसे टेबल पे रखे होते हैं, अचार है, चटनी है, सॉस है, या कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पीपर और सॉल्ट, या कभी कभी गार्लिक और सॉल्ट, ओनियन सॉल्ट का पाउडर मिला के यूज करते हैं। इस तरह की जो चीजें हम यूज करते हैं डायरेक्ट अपने फूड के आइटम्स के रूप में, उसे हम कॉन्डिमेंट्स कहते हैं। और स्पाइसेस क्या है, तो ये प्लांट के किसी न किसी तरह के रूप होते हैं, या वो फ्रूट होता है, या वो लीव होता है, या उसके फ्लावर होते हैं, या उसका स्टेम होता है, या रूट होता है, जिसे हम अपने इंग्रेडिएंट्स में यूज करते हैं। कभी उसको हम पका करके भी तैयार करते हैं, नहीं तो उसे हम डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। तो ये स्पाइसेस हो गए, मसाले, और ये हो गए कॉन्डिमेंट, जो हमारे खाने के टेबल पर होता है, जिसे हम खाने के समय डायरेक्ट यूज करते हैं। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ उगाई जाती हैं, इन सबको हम यूज करते हैं। Vegetables and fruits, spices and condiments, etc. constitute some of the important crops grown in the country. इसमें से बहुत सारे important crops जो हैं हमारे देश में उगाए जाते हैं। India has 3 cropping seasons, रबी, खरीफ एंड जायद। हमारे यहाँ 3 तरह के सीजन होते हैं, क्रॉपिंग सीजन जिसको हम लोग कहते हैं। एक है रबी, एक है खरीफ और एक है जायद। तो आप टेबल बना करके डिफरेंटली लिख लीजिए कि जो रबी है उसको हम किस समय बोते हैं, when the time of sown is there of रबी क्रॉप। फिर उसकी हार्वेस्टिंग कब होती है। उसी तरीके से खरीफ जो है वो कब बोया जाता है, और फिर उसको कब काटा जाता है, और जायद कब बोया जाता है और कब हम उसकी कटाई करते हैं। तो ये जान लो कि रबी क्रॉप तुम लोग जानते होगे, ये कब बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। कौन सा क्रॉप, रबी क्रॉप। और काटा कब जाता है, अप्रैल से लेकर के जून तक। ठीक है, ये सब अलग से लिस्ट बना लोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इनका हार्वेस्ट कब होता है, इनका ग्रोइंग सीजन कब है, तो आपको ये क्लियर रहेगा। और खरीफ क्रॉप कब बोया जाता है, तो खरीफ क्रॉप का बोने का जो सीजन है, यहाँ पे पर्टिकुलर मंथ नहीं है, यहाँ पे है ऑनसेट ऑफ मॉनसून। इसको क्लियर कर लेना। जैसे मॉनसून आ जाता है तो खरीफ की क्रॉप की बुआई होती है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून। और कटाई कब होती है, तो वही कब, जब रबी क्रॉप को हम बोते हैं अक्टूबर से नवंबर, तो ये अक्टूबर तक कट जाता है, यानी कि जब इसकी कटाई हो जाती है, खेत खाली हो जाते हैं, तो वहां रबी का क्रॉप लगाया जाता है। और जायद इन दोनों के बीच का जब सीजन होता है, गर्मी के दिनों में, मई से लेकर के कभी कभी जून में भी हो जाता है, लेट जहां होता है, और जुलाई अगस्त तक, यही बीच में जब ऑनसेट ऑफ मॉनसून और समर में जब रबी क्रॉप कट जाता है और खरीफ क्रॉप के बोने के बीच का जो समय होता है, उसमें कुछ सब्जियां लगा ली जाती हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, ये सबको हम लोग जायद क्रॉप्स में रखते हैं। तो ये 3 सीजन्स हैं जिसमें हमारे यहाँ 3 तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे रबी के क्रॉप्स नहीं होते, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन वैसा नहीं है। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे खरीफ क्रॉप बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है, खर्चीला पड़ता है, जिसको हम लोग कॉमर्शियल क्रॉपिंग के तौर पे करते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा में हम लोगों ने देखा कि वहां पर धान की खेती होने लगी है, लेकिन वो वहां पर सबसिस्टेंस ना होकर के वहां पे कॉमर्शियल है। तो हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स व्हिच वी हैव टॉक्ड नाउ। लेट अस सी व्हाट इज गिवन। बेटा तुम लोगों को बोले हैं म्यूट कर लो प्लीज, पढ़ना तुम्हें है बाबू, कितना समझाएं बोलो। और म्यूट करके थोड़ा भी बात करते हो तो डिस्टरबेंस होता है। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अंडरलाइन कर लो, कब इसको बोया जाता है, अक्टूबर टू दिसंबर। एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। कब कटाई होती है, अप्रैल से जून में। ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट। क्या क्या रबी क्रॉप्स है, यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए, इसको याद भी रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि ये वाला जो क्रॉप है ये किस कैटेगरी में, रबी है, खरीफ है या जायद है। तो स्पेशली तुम्हारे बुक में जो मेंशन है वही आएगा।
अलग से बहुत रेयर पूछे जाते हैं, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा दिमाग में बिठा लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. Some of the important Rabi crops are wheat, गेहूं, barley, jaw, peas, gram and mustard. मटर, चना, सरसों, ये सब क्या है? सब रबी क्रॉप्स हैं। ध्यान में रखिए, इसकी कटाई कब होती है? हार्वेस्टेड कब होते हैं? समर में, जब खूब तीखी धूप होती है, पूर्वा हवाएं चलने लगती है, तो इसके हार्वेस्टिंग पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि उसके जो डंठल हैं वो नरम हो जाते हैं। जब पछुआ हवाएं चलने लगती है तब इसको काटा जाता है, कुरकुरे रहते हैं, जब आसानी से उसको हम लोग निकाल सकते हैं, उसके बीज अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए गर्मी के दिनों में इसकी कटाई होती है। और बोया कब जाता है? ठंडे के दिनों में। हम लोग कहते हैं गेहूं में जितना अच्छा कोहरा रहता है उतना बढ़िया वो गेहूं होता है, क्योंकि उसके ऊपर की जो कोपले हैं उसको बहुत अच्छे से डायरेक्ट पानी मिल जाता है, मॉइस्चर की वजह से, नमी के वजह से। कहाँ नमी होता है? एटमॉस्फेयर में, क्योंकि कोहरा के समय काफी ज्यादा नमी होता है एटमॉस्फेयर में, और वो मॉइस्चर वो कंटेंट को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसीलिए रबी क्रॉप्स के लिए मॉइस्चर लगा हुआ एटमॉस्फेयर भी चाहिए, काफी ठंडा शीतल मौसम चाहिए। तो इसीलिए इस तरह के क्रॉप्स हमारे ख्याल रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले भाग में नहीं होते हैं, ये केवल हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ठंड रहती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से थोड़े बहुत बारिश भी हो जाती है जब उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। तो रबी क्रॉप्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं होता है। और ऑल ओवर इंडिया में यदि आप देखें तो राइस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इसीलिए जब मेजर क्रॉप्स पूछता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर के वहां पे व्हीट लिख देते हैं कि हम लोग तो ज्यादा रोटी ही पसंद करते हैं। नहीं बेटा, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मेजर क्रॉप में राइस है, सेकंड पे व्हीट है, ठीक है, फर्स्ट पे राइस है। मेजर क्रॉप इसके बाद वाला टॉपिक आएगा, उस पे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट अस सी व्हाट इज गिवन। Though these crops are grown in large parts of India, state from the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for production of wheat and other rabi crops. Availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclones helps in the success of these crops. अभी जो तुम्हें बताया गया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो ठंडे के दिनों में हल्की सी बारिश हो जाती है, कैसे हम लोग कहते हैं खिचड़ी के टाइम बरसने लगता है, और उसी तरीके से न्यू ईयर के टाइम भी हल्का फुल्का बरसात जैसा होने लगता है। तो यही नमी वाला जो मौसम हो जाता है, जो कि रबी क्रॉप के लिए काफी फायदेमंद होता है, गेहूं के लिए या चना जो भी है तुम्हारे रबी क्रॉप्स, उसके लिए जो विंटर के रेनफॉल प्रिसिपिटेशन आवश्यक होती है, ये हमारे केवल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही होता है इंडिया के, इसीलिए रबी क्रॉप्स इधर ही उगाए जाते हैं। Availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclones helps in the success of these crops. However, the success of the green revolution in Punjab, Haryana, western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पंजाब में तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उससे सबसे ज्यादा बेनिफिटेड यही स्टेट्स थे, और उसके बाद से तो रबी क्रॉप्स का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होने लगा इन तीनों स्टेट्स में। लेकिन अब तो लगभग हर जगह इसके ऊपर ध्यान दिया गया, हर स्टेट, अभी तो एमपी ही बहुत ज्यादा अच्छा एग्रीकल्चर में उसका प्रोडक्शन हुआ है। तो जरूरी नहीं कि केवल ये 3 स्टेट्स तक रह गए हैं सीमित, अभी तो इंडिया के हर पार्ट में अच्छा सारा इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल है, लोग भी बहुत जागरूक हो गए हैं, किसानों के लिए गवर्नमेंट काम भी कर रही है, एक्शंस भी लिया जा रहा है, हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने की प्रयास की जा रही है। खरीफ क्रॉप्स, व्हाट इज खरीफ क्रॉप एंड व्हेन इट इज शोन? तो खरीफ क्रॉप अंडरलाइन करो बेटा, खरीफ क्रॉप are grown with the onset of monsoon in different part of the country. When onset of monsoon, जून जुलाई अगस्त कुछ नहीं मेंशन है, आपको यही लिखना है onset of monsoon in different parts of the country। कहीं पे मानसून थोड़ा पहले आता है, कहीं मानसून थोड़ा देर आता है, इसीलिए मानसून जब आता है उसके बाद ही इसकी बुआई होती है। And these are harvested in September October। इसकी कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर। जब अक्टूबर में कट जाता है ये फसल तो फिर वो जगह खाली हो जाता है और वहां पे फिर रबी के क्रॉप लगाए जाते हैं।
इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर, अंडरलाइन करना, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर जिसको हम लोग अरहर कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। देखो सोयाबीन भी क्या है, दिस इज ऑल्सो खरीफ क्रॉप। इसी तरीके से आप जैसे हाँ मेज को देख रहे हैं, तो मेज हम लोग ऐसे जनरली उसको खरीफ क्रॉप में लिया जाता है, लेकिन यदि हम बिहार में देखते हैं तो यहाँ पे वो रबी में भी उगाया जाता है और खरीफ में भी। ऐसे ही कई स्टेट्स हैं जहां पर सीसेमम जो तिल का तेल होता है हम लोग यूज करते हैं तिल, उसको जैसे साउथ इंडिया में उसको दोनों ही सीजन में यूज किया जाता है। हम लोग इधर पे उसको खरीफ में यूज करते हैं, वो लोग उसको रबी में यूज करते हैं। तो कुछ कुछ पेक्युलरिटीज हैं किसी किसी पर्टिकुलर क्रॉप्स में, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये कब ग्रोन किया जाता है किस पार्ट ऑफ कंट्री में। Some of the most important rice growing regions are, अंडरलाइन करो सबसे ज्यादा कहाँ राइस होता है, तो यहाँ पे देखो वो दिया ही गया है तुम्हारा, मैंने एकदम सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया, असम। अब कहोगे असम इतना बड़ा स्टेट तो है नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान देना असम वेस्ट बंगाल में तीनों फसल राइस की होती है। वहां पर रबी के रूप में भी राइस ही उगाते हैं, खरीफ के रूप में भी, जायद के रूप में, 3 फसल होती है जिसका नाम अस, अमन और बोरो है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी छोटी छोटी लाइंस हैं, आपको ध्यान देना है, हर एक लाइन पर आपको ध्यान देना। हाँ बेटा बोलिए। मैम सबसे ज्यादा राइस इंडिया में प्रोड्यूस होता है ना? हाँ इंडिया क्या राइस, सबसे ज्यादा राइस कहाँ प्रोड्यूस होता है? चाइना, चाइना फर्स्ट है सब में इंडिया सेकंड है। राइस में? हाँ राइस में भी फर्स्ट है, आएगा बस मेजर क्रॉप्स में राइस आएगा तो वहां पढ़ोगे। ठीक, चलो अब इसको भी अंडरलाइन कर लो कि असम। मैम फिर भी सब प्लास्टिक का बनाते हैं। क्या चीज? फिर भी सब प्लास्टिक का बनाते हैं। अब छोड़ो उन सारी चीजों की चर्चा हमें नहीं करनी है यहाँ, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो करने लगोगे मिसाइल और सीमा पे पहुंच जाओगे, डोकलाम और पिंगा और पिंगोंग और क्या क्या बात करोगे, तो वो सब नहीं करना है बेटा, यहाँ बस लेसन को पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में कभी यदि इच्छा होगी तो बाद में बात किया जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या आपको दिया गया है। असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का प्लेटू रीजन भी है जहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्स है, तो प्लेटूज पर नहीं, कहाँ, कोस्टल जो समुद्र तटीय इलाके हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी कोस्टल एरिया में, तमिलनाडु के भी कोस्टल एरियाज में, और केरल और महाराष्ट्र के भी, ये सब कोस्टल एरियाज में राइस की अच्छी खेती होती है। पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट along with Uttar Pradesh, Bihar recently, paddy has also come an important crop of Punjab and Haryana। तुम लोगों को अभी बताया कि पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में इसे यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इसकी डिमांड भी ज्यादा है और लागत बहुत लगती है, क्योंकि वहां इतनी बारिश नहीं होती है जितना कि हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होता है। These crops of paddy are grown in a year। यहाँ पर साल में एक ही बार बोया जाता है जिसको हम लोग खरीफ क्रॉप के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ स्टेट हैं जैसे वेस्ट बंगाल, असम, यहाँ पर क्या किया जाता है, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर। यहाँ पर पैडी के 3 फसल उगाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। अंडरलाइन कर लेना इसको। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 crops of paddy are grown in a year। एक साल में 3-3 फसलें केवल धान की ही उगाई जाती हैं। These are अस, अमन एंड बोरो। इनके 3 नाम हैं, तीनों का 3 सीजन है, एक खरीफ है, एक रबी है और एक जायद है। In between the rabi and kharif seasons, there is a short season during the summer months known as the जायद season। जब रबी का क्रॉप कट जाता है और खरीफ का क्रॉप अभी नहीं बोया जाता, उसके बीच का थोड़ा सा समय होता है जब खेत खाली होते हैं, तो उस समय जो फसलें लगाई जाती है उसे हम लोग जायद कहते हैं। क्या क्या इसमें प्रोड्यूस किया जाता है? वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स। सुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। स्टूडेंट्स कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सुगर केन किस टाइप का क्रॉप है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जायद है। नहीं बाबू,
प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब मेजर क्रॉप्स में आपको क्या दिखाया गया है यहाँ पर? शुगर केन। अच्छा, शुगर केन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। हाँ बोलो। शुगर केन जो है वो खरीफ क्रॉप है, लिख लेना कहीं। यहाँ पे तुम्हारे जायद के बाद जरूर दिया गया, लेकिन शुगर केन साल भर लगभग खेतों को फंसाए रखता है, इसीलिए उसको हम पर्टिकुलर यहाँ पे सीजन नहीं दिया गया है। जायद क्रॉप तो केवल 2 महीने के लिए है। शुगर केन किस क्रॉप में आता है, उसका क्रॉपिंग पैटर्न कैसे काउंट किया जाता है कि किस सीजन में उसकी बुआई होती है, उसी से उनका पैटर्न ही चेक किया जाता है। तो शुगर केन को हम खरीफ क्रॉप जानते हैं, खरीफ क्रॉप है शुगर केन। अब यहाँ देखिए अगला टॉपिक आ गया मेजर क्रॉप्स। ये क्वेश्चन में आया था तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे व्हीट लिखा था राइस छोड़कर। आपको बिल्कुल याद रखना है यहाँ कि राइस ही है पहला ऑप्शन। यदि आप व्हीट लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, व्हीट या मिलेट लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको आंसर में यहाँ मेजर क्रॉप पहला राइस है। यदि राइस नहीं रहता है वहां ऑप्शन में तब आप व्हीट को चूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. Major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oil seeds, cotton and jute etc. ये तरह तरह के क्रॉप्स हमारे यहाँ उगाए जाते हैं। ये सब मेजर ही क्रॉप्स है, बहुत बड़ी मात्रा में इनका प्रोडक्शन होता है। लेकिन हमारे यहाँ का मुख्य स्टेपल फूड क्या है, तो वहां पे स्टेपल फूड में भी हम राइस को ही लिखेंगे, क्योंकि ज्यादातर आबादी हमारे देश में राइस को ही खाती है, राइस ही प्रेफर करती है। राइस देखो पहला इसका आ गया लाइन, और यही फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो। इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। भारत के बहुसंख्यक में लोग, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग राइस को ही अपना मुख्य भोज्य पदार्थ मानते हैं, इसीलिए इसको स्टेपल फूड कहते हैं। आवर कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। बेटा जो पूछ रहे थे कि फर्स्ट है क्या राइस के प्रोडक्शन में इंडिया, अंडरलाइन कर लो कि चाइना फर्स्ट है और इंडिया कहाँ पे आ गया, सेकंड है। सेकंड पे। इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स, ये देखो ये 3 फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि कभी कभी देता है कि राइस के कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है राइस प्रोडक्शन के लिए, फॉर रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर के पॉइंट्स होंगे। पहला तो 2 देख लिए, आगे है इट इज ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एबव 25 डिग्री सेल्सियस, पहला अंडरलाइन कर लेना इसको, एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल एबव 100 cm। 100 cm से अधिक उसको वर्षा की भी जरूरत है, और टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक इसको तापमान की भी आवश्यकता है। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जहां पर बारिश कम होती है, इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, वहां पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो तो इसको उगाया जा सकता है। Rice is grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas and the deltaic region. Development of dense network, बहुत घने नेटवर्क यानी जाल बिछा दिए गए हैं, किसके, नहर के, कैनल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स, बहुत सारे ट्यूबवेल्स लगा। जहां भी धान की खेती होती है बहुत उसको पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए वहां पे या तो नहर की व्यवस्था होती है या तो ट्यूबवेल्स लगे होते हैं ताकि समुचित सिंचाई की जा सके। Have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. यहाँ पे तो बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है असम और नॉर्थ ईस्ट की तरह या वेस्ट बंगाल उड़ीसा की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा अच्छी सुविधा इरिगेशन की करके वहां पर राइस को प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड, व्हीट। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। ये अनाज का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है जिसको हम लोग यूज करते हैं। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्स, ये देखो रबी का है और वो राइस खरीफ था। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। This rabi crop requires a cool growing season. Students, यदि क्वेश्चन आता है कि which is the most important food crop of north and north western part of India, तब यहाँ आप राइस नहीं लिखेंगे,
कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे हम वीट लिखेंगे और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है ये भी याद याद करना है, रखना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन, अंडरलाइन पहला पॉइंट। सेकेंड, एंड ए ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, जब इसको हम बोते हैं तो बहुत ठंडी सीजन की, बहुत ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है और जब काटते हैं उस समय बहुत गर्म सीजन चाहिए पकने के लिए फसल के। It requires 50 to 75 cm of annual rainfall evenly distributed over the growing season. 50 से 75, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि राइस की प्रोडक्शन में। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अभी जब तुम लोगों से पूछने का टाइम आया, बस हो गया। Let us continue. There are two important wheat growing zones in country, the Ganga Satluj plains in the northwest and black soil region of the Deccan. हमारे यहाँ गेहूं उगाने वाले दो जोन्स हैं। कौन कौन से दो जोन्स हैं? सबसे पहला तो गंगा सतलुज प्लेन, गंगा और सतलुज के जो मैदानी इलाके हैं हम लोगों के नॉर्थ वेस्ट में, और दूसरा ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, जहां पर काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है डेक्कन के प्लेटू में, वहां पर भी गेहूं की खेती होती है। द मेजर wheat producing states are पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये सब क्या है? तो ये व्हीट ग्रोइंग रीजन्स है। अब मिलेट्स, मिलेट्स मीन्स मोटे अनाज। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द important millets grown in India. Though these are known as coarse grains, they have very high nutritional values. इसको coarse grain कहते हैं, मोटे अनाज, लेकिन इनकी पोषक तत्व तो बहुत ज्यादा है। It has very high nutritional value. For example, ragi is very rich in iron, calcium, other micronutrients and roughage. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. It is a rain-fed crop. ज्वार के लिए बारिश की आवश्यकता होती है। रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मोस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। नमी वाले इलाके में इसको उगाया जाता है जहां पे सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वेयर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल, जहां बलुअट मिट्टी होती है, राजस्थान वगैरह में बाजरा बहुत अच्छे से उगाया जाता है। एंड शैलो ब्लैक सॉइल। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वेयर राजस्थान, फर्स्ट पे राजस्थान ही है, सेकंड उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा इन 2011-12। देखो स्टूडेंट्स, तुम्हारे अलग अलग टाइप के जो बुक्स हैं उसमें अलग अलग डाटा दिया गया है, इसलिए क्योंकि ये जो डाटा है अलग अलग डिफरेंट ईयर का तुम्हारे पास अवेलेबल है। रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। Major ragi producing states are Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand and Arunachal Pradesh. तो ये सब क्या है? ये सब बाजरा के ग्रोइंग वाले रीजन्स हैं। नेक्स्ट मेज। मेज के बारे में बेटा हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये ऐसा क्रॉप है जिसको हम लोग तो खरीफ क्रॉप में उगाते हैं, मेज, मक्का जिसको कहते हैं, लेकिन बिहार में ये दोनों ही क्रॉप में उगाया जाता है, इसलिए इसको अंडरलाइन करना है। It is a crop which is used both as food and fodder. ये भी important रखना है, फूड के लिए भी, भोज्य पदार्थ हमारे भोजन के लिए भी यूज होता है, और फॉडर चारा के लिए भी, जानवरों के चारा के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
इसीलिए ये इस रूप से भी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि विच क्रॉप इज यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर. It is a kharif crop which requires temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and grows well in old alluvial soil. कहाँ उगाया जाता है? पुराने जलोढ़ मिट्टी में, ओल्ड अलुवियल सॉइल में इसको बहुत अच्छे से उगाया जाता है. In some states like Bihar, maize is grown in rabi season also. अंडरलाइन कर लो इसको. बिहार में इसे हम रबी सीजन में भी यूज करते हैं. Use of modern inputs such as HYV seeds, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize. Major maize producing states are Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. तो ये सारे स्टेट्स हैं जहां पर मेज को प्रोडक्शन हम करते हैं, मेज का प्रोडक्शन होता है. और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है पल्सेस, जिसका कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर भी इंडिया है. किसका? पल्स का. दाल को सबसे ज्यादा भारत में ही उगाया भी जाता है और खाया भी जाता है. कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा इंडिया में ही होता है पल्स का. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. These are the major sources of protein in a vegetarian diet. Major pulses that are grown in India are tur, जिसको हम लोग अरहर कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, peas and gram. Can you distinguish which of these pulses are grown in Rabi season and which are grown in the Kharif? आपको इन दोनों को भी कंपेयर करना. कई तरह के दाल हो गए. अब ग्राम है तो ग्राम क्या है? रबी में है. लेकिन वहीं पे उड़द क्या है? वो खरीफ में है. तो यहाँ बहुत सारे पल्सेस के नाम दिए गए हैं. आपको ये कंपेयर करना है, उसमें से पिक आउट करना है कि विच इज ग्रोन इन रबी एंड विच इज ग्रोन इन खरीफ सीजन. Pulses need less moisture and survive even in dry conditions. इन्हें कम नमी की आवश्यकता होती है और कम बारिश भी हो तो भी ये सर्वाइव कर जाते हैं. Being leguminous crop, अंडरलाइन कर लेना इसको. क्रॉप रोटेशन के लिए क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये लिग्यूमिनियस क्रॉप है. ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर. अरहर जो है वो लिग्यूमिनियस नहीं है, इसीलिए अरहर को छोड़ करके बाकी जो भी दाल हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया ये सब लिग्यूमिनियस क्रॉप है. और ये सब क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं लगाने से. इसीलिए इनको अक्सर क्रॉप रोटेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. Except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. हवा में से बहुत सारे हवा में तत्व हैं, बहुत सारे गैसेस हैं जिसमें से कि नाइट्रोजन काफी फायदेमंद होता है. किसके लिए? हमारे एग्रीकल्चर के लिए. तो उसमें से नाइट्रोजन वो ले लेते हैं जो लिग्यूमिनस क्रॉप है और उसको फिक्स कर देते हैं सॉइल में, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है. Therefore, these are mostly grown in rotation with other crops. Major pulse producing states in India are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka. तो बस आज यहीं हम लोग रुकते हैं, फिर अगले टॉपिक पे कल चर्चा होगी. अब आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. अगला टॉपिक हमारा रहेगा कल को फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन. स्टूडेंट्स, टुमारो वी शैल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड क्रॉप्स एक्सेप्ट ग्रेन्स. अनाज को छोड़ करके वो खाद्य फसल जो हम लोग उगाते हैं उसके बारे में कल चर्चा की जाएगी. और उनके अलावा वैसी चीजों की भी चर्चा की जाएगी जो कि नॉन फूड क्रॉप्स हैं. कल को ये दोनों टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है. और आज को जो भी तुम लोगों ने पढ़ा, यदि उसमें किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन आस्क. ओके, लेट अस. मैम, हाँ बेटा. वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन वेस्टर्न